वो रसायन से संबंधित है, रसायन विज्ञान से है। और टॉपिक है रासायनिक सूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं और तत्वों का वर्गीकरण। रासायनिक सूत्र, रासायनिक अभिक्रियाएं, तत्वों का वर्गीकरण। तो देखिए, जब हम रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र होता है कि किसी पदार्थ को जब हम संकेतों में लिखते हैं तो उसे सूत्र कहते हैं। और संकेतों में लिखने के लिए पदार्थ किसी भी अवस्था में हो सकता है। वो परमाणु अवस्था में हो सकता है, अणु अवस्था में हो सकता है, यौगिक हो सकता है। तो हमने अभी बात की थी कि पदार्थ को जब संकेतों में दर्शाएंगे तो पदार्थ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब जब पदार्थ की बात करेंगे तो पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है वो छोटा कण होता है परमाणु। तो शुरू हम परमाणु से ही करेंगे, परमाणु से फिर आगे बढ़ेंगे, छोटे से बड़ा कैसे बना, उससे और बड़ा कैसे हुआ, तो पदार्थों को धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे परमाणु से। तो देखिए, परमाणु की अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता उसे हम परमाणु कहते हैं। सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। समझने के लिए जैसे देखें, अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, सबसे छोटा वाला, तो उसको हम परमाणु मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो स्वतंत्र नहीं रह सकता। उसका अगर अकेले का वजूद हम देखें तो उसका अकेले का वजूद नहीं है। वह किसी न किसी से क्रिया करेगा तब जाके उसका वजूद होगा, यानी तब जाके वो स्वतंत्र वो रह सकेगा। लेकिन अकेला वो कभी नहीं रह सकता। तो परमाणु कभी अकेला नहीं होता, अकेला नहीं होता। इसको टेक्निकली भाषा में मैं कह रहा हूं कि उसका स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, अक्रिय गैस को छोड़ दिया जाए, तो परमाणु कभी भी अकेला नहीं रहता। वो किसी न किसी दूसरे परमाणु के साथ क्रिया करके अणु बना लेता है। तो डेफिनेशन की बात करें, पदार्थ का सबसे छोटा कण, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाता उसे परमाणु कहते हैं। अब चलिए, हमारे पास डेफिनेशन आ गई परमाणु की। अब बात करते हैं कि भाई परमाणु कैसा होता है, संरचना कैसी होती है, कैसे वह कार्य करता है। क्योंकि हम अगर ये देखते हैं तो हमारी जो यूनिट है पदार्थ की, उसको हमने परमाणु मान लिया। परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बने हुए हैं। तो जो पदार्थ के गुण हैं उसको समझने के लिए पहले हमें परमाणु के गुण समझने होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम उसकी संरचना देखेंगे, संरचना के बाद ही हम उसके गुणों का अध्ययन कर पाएंगे। तो संरचना की बात करें, अलग अलग समय पर वैज्ञानिकों ने परमाणु के बारे में अध्ययन किया और अपने जो निष्कर्ष थे वो दिए। क्योंकि परमाणु इतना छोटा होता है, आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमाणु है वो इतना छोटा होता है कि उसे आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए उस पर प्रयोग किए, प्रयोग के बाद प्रेक्षण प्राप्त हुए, प्रेक्षण के बाद फिर निष्कर्ष दिए। और जो निष्कर्ष हैं वो हम पढ़ेंगे अलग अलग वैज्ञानिकों के। देखिए, सबसे पहले है थॉमसन का परमाणु मॉडल। इसके बाद दिया था रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। उसके बाद नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। इसके बाद सोमरफील्ड है, हाइजेनबर्ग है, श्रोडिंगर है। ये अनेक वैज्ञानिकों के नाम इसमें आते हैं और अपनी अपनी जो लाइन है उनको जोड़ते गए। सभी का अपना इंपॉर्टेंस है, सभी की एक एक लाइन है वो जरूरी है। तो हम क्रम से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम देखते हैं। उन्होंने कहा था कि परमाणु गोल होता है। पहली बात देखिए, हर लाइन को सुनना और समझने की कोशिश करना। क्योंकि रसायन है, थोड़ा सा आप लोग उसको टिपिकल मानते हैं, टिपिकल है नहीं, आप लोगों का मानना हो सकता है, हम उसको सरल कर देते हैं आज। उन्होंने कहा था कि परमाणु गोल होता है और संपूर्ण जो परमाणु है वो धनावेश का बना होता है। उन्होंने कहा था कि जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ अगर हमारे देश में बात करें तो लड्डू जो होता है, हम लड्डू बनाते हैं शादियों में, तो जो पीला पीला उसमें जो लगा रहता है बेसन का जो बना होता है लड्डू, उन्होंने कहा इस तरीके से पूरा एक धनावेश का गोला होता है परमाणु। और उसमें ऋणावेशित कण भी पाए जाते हैं। ऋणावेशित कणों की तुलना उसने ऐसे की थी कि जैसे लड्डू बनाते हैं उसमें इलायची के दाने डाल देते हैं बीच बीच में। तो उन्होंने कहा सेम ऐसा ही होता है, परमाणु ऐसा ही होता है कि उसका जो पीला वाला भाग है वो पूरा का पूरा एक धनावेश का गोला है। और उसमें छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, इलायची के दाने हमने जो डाले हुए हैं, वो उसके नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। तो पहली बात कहा था परमाणु गोल होता है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि परमाणु का पूरा गोला धनावेशित होता है, उसमें ऋणावेशित कण बीच बीच में बिखरे रहते हैं। तीसरी बात कही थी कि जो धनावेश है परमाणु पर,
वह ऋणावेशित कणों की संख्या के बराबर होता है, यानी कि धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर हो जाती है, जिससे टोटल जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है। ये बात थॉमसन ने ही बता दी थी कि परमाणु उदासीन होता है। उन्होंने कहा था कि जितने पार्टिकल्स नेगेटिव होंगे उतने ही इकाई धनावेश भी परमाणु के अंदर होगा, तो टोटल जो आवेश होता है वो परमाणु का शून्य हो जाता है। तो पहली बात गोला हुआ। दूसरी बात उन्होंने कहा था पूरा आपका पूरा परमाणु धनावेश होता है, ऋणावेश उसमें बिखरे रहते हैं। तीसरी बात कही थी धनावेशित और ऋणावेशित कणों की संख्या बराबर होती है। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल्स उसको दर्शाया, कुछ भारतीय दर्शन में उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जो लोकल है वो जैसे लड्डू का मैंने एग्जाम्पल बताया, कुछ लोग नींबू से उसकी तुलना कर देते हैं कि पूरा का पूरा नींबू धनावेश हो गया, उसके अंदर जो बीज बिखरे हुए हैं वो बीज ऋणात्मक कण हो गए, तो उससे भी दिया जा सकता है। एक और उदाहरण है तरबूज से ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि जो रेड वाला पार्ट है जिसको हम खाते हैं वो तो धनावेश हो गया और उसमें जो बीज है वो ऋणावेशित हो गया। ये था थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये दिया गया था 1904 में। इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं प्लम पुडिंग? जहां पर ये रहते थे, कहां पर रहते थे थॉमसन? यूके। जहां पर ये रहते हैं वहां पर इस मिठाई का नाम प्लम पुडिंग, प्लम पुडिंग वहां पर एक मिठाई है। प्लम वहां पर एक प्रकार का जो फल होता है, जैसे हमारे यहाँ काजू डाल देते हैं मिठाई के अंदर, ऐसे उसमें प्लम मिलाया जाता है और पुडिंग मिठाई है, तो पूरी मिठाई को प्लम पुडिंग मिठाई कहते हैं, जो लड्डू की तरह होती है। तो उनके यहाँ लड्डू नहीं बनते, तो उन्होंने एग्जाम्पल लड्डू का नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे प्लम पुडिंग हमारी मिठाई है ऐसा होता है परमाणु। हमने कह दिया कि हमारे लड्डू जैसा परमाणु है, तरबूज जैसा परमाणु है, लेकिन इसका जो वास्तविक नाम है, जिस नाम से ये मॉडल जाना जाता है, उसका दूसरा नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी है। ठीक है, तो ये बातें थी थॉमसन की। थॉमसन ने हमें ये निष्कर्ष दिया परमाणु के बारे में। यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? थॉमसन वाली बात समझ में आई आप लोगों को? जितने सेंटेंस मैंने बोले हैं वो क्लियर हैं? सर क्लियर है सर। यस सर। अब दूसरे मॉडल पे चलते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो दूसरा मॉडल हमारे पास है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। यह क्या था? देखिए, जैसे ही थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, होता है सामान्यतः ऐसा होता है कि जब किसी आदमी ने एक बात कही तो दूसरे लोग उस पर सोचने लग जाते हैं कि यार इसने कही है वो ठीक है या गलत है। हर एक आदमी का अपना ऐसा एक विचारधारा होती है कि सामने वाला अगर कोई बोल रहा है तो दूसरे लोग उसमें विचार करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने जब मॉडल दिया तो वैज्ञानिक पीछे लग गए कि भाई इन्होंने जो कहा है वो बात सही है या नहीं। तो इसी प्रयास में रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। सबसे पहले हम उसके प्रयोग की बात करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए, तीन चीजें क्रम से होती हैं। अगर आपको किसी चीज को जानना है विज्ञान के अंदर, तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस में सबसे पहली बात होती है प्रयोग, फिर होता है परीक्षण। प्रयोग उसे कहते हैं जो व्यक्ति करके देखता है, किसी काम को करके देखता है, उसे कहते हैं प्रयोग। उसके बाद होता है दूसरा प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण उसे कहते हैं जो उसको करने के बाद दिखाई देता है। किसी काम को हम जब कर लेते हैं तो उसके सामने, हमारे सामने एक उसका व्यू आता है काम का। जैसे आपने कोई खिलौना बनाया तो बना रहे हैं, वो तो प्रयोग था। जो बनने के बाद दिख रहा है वो प्रेक्षण है। और जब आपका प्रेक्षण आपको दिख गया, आपकी आंखों से, आपके कानों से आपको दिख गया, सुन गया, आपने महसूस कर लिया, उसके बाद आपका ब्रेन जो डिसीजन लेता है वो होता है निष्कर्ष। तो ये तीनों चीजें क्रम से होती हैं, प्रयोग, प्रेक्षण और निष्कर्ष। पहले प्रयोग करेंगे, उसके बाद उसके प्रेक्षण हमें दिखाई देंगे, उसके बाद हम उसका जो डिसीजन लेंगे उसे निष्कर्ष कहते हैं। तो अब हमारे सामने ये है जो रदरफोर्ड ने किया था, उसको तीनों स्टेप को हम देखते हैं। सबसे पहली स्टेप है प्रयोग। प्रयोग में उन्होंने क्या किया, एक इस तरीके से एक वृत्ताकार जो आपको पात्र दिखाई दे रहा है, ऐसा उन्होंने कोई बर्तन लिया जिस पर ZnS का लेप कर दिया। आपको जो पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, ये लेप है ZnS, जिंक सल्फाइड का लेप किया। लेप करने के बाद उन्होंने बीच में एक पतली सी सोने की पन्नी रखी, पतली सी सोने की पन्नी रखी जो बहुत ज्यादा पतली थी। उस पर आप ये बॉक्स जैसा देख रहे हैं, चौकोर बॉक्स, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा हुआ है। इसमें से जो अल्फा कण निकले, उन अल्फा कणों को सोने की इस पत्ती पर गिराया। जब सोने की पत्ती पर गिराया तो
उन्होंने, ये तो हो गया इनका प्रयोग। प्रयोग हुआ कि एक बर्तन ले लिया वृत्ताकार जिसकी बाउंड्री होती है, वो बर्तन लिया और बर्तन लेने के बाद उसकी जो बाउंड्री है उस पर ZnS का लेप कर दिया। लेप इसलिए किया था क्योंकि यदि कोई हाई एनर्जेटिकल पार्टिकल जिंक सल्फाइड से टकराता है तो वहां एक शाइनिंग उत्पन्न होती, चमक उत्पन्न होती है, क्योंकि पार्टिकल दिखाई तो देते नहीं हमें आंखों से। अल्फा कण किसी को दिखाई थोड़ी दे रहा है कि अल्फा कण आया या नहीं आया, लेकिन जहां पर अल्फा कण टकराएगा ZnS की लेयर पर तो वहां पर एक चमक उत्पन्न होती है। इसको देखने के लिए कि कहां कहां पर अल्फा कण टकरा रहे हैं, कहां पर अल्फा कण टकरा रहे हैं, इसको देखने के लिए हमने ZnS का लेप किया। तो ZnS का लेप किया, उस पर जब अल्फा कण गिरेंगे तब जाके प्रेक्षण क्या मिलेंगे वो देख रहे हैं। तो प्रयोग ये हुआ कि हमने एक तरह से ZnS का लेप किया और उस पर हमने बीच में सोने की पन्नी को रखा और उस पर अल्फा कणों की बौछार की। बौछार करने के बाद निष्कर्ष आपके सामने दिखाई दे रहे हैं कि जो सीधी सी बीम थी हाई एनर्जी वाली, वो बीम सीधी न जाकर इधर उधर फैल गई, यानी कि सोने की पन्नी तक तो वो गई सीधी। सोने की पन्नी के बाद उन्होंने देखा कि कुछ जो कण थे वो तो सीधे निकल गए, वो नहीं मुड़े, अपने रास्ते से बिल्कुल सीधे निकल गए। कुछ कण थे अल्फा कण, वो अपने रास्ते से मुड़ गए। आप लोग देख रहे हैं कि उनकी दिशा बदल रही है। तो पहली बात, अधिकांश कण सीधे निकल गए, कुछ कण अपने रास्ते से विचलित हो गए और बहुत कम कण, मतलब बहुत कम संख्या में कण वापस उसी रास्ते पर लौट आए जिस रास्ते से बीम जा रही थी। तो इस तरीके से इनको तीन प्रेक्षण प्राप्त हुए थे कि मैंने जो सीधी सी बीम भेजी थी उसके 3 भाग हो गए। पहला भाग तो सीधा निकल गया, दूसरा भाग अपने रास्ते से मुड़ गया, तीसरा भाग है वो लौट आया। तब जाकर इन्होंने निष्कर्ष दिए। देखिए, प्रयोग हो गया, प्रेक्षण हो गया, दोनों बातें समझ में आई आपको? प्रयोग मैंने क्या किया, प्रेक्षण मुझे क्या मिला, ये दोनों चीज आपको समझ में आई? दोनों चीज समझ में आएंगी तब मैं निष्कर्ष आपको समझा पाऊंगा। बताइए। यस सर, आ गया। क्लियर है? क्लियर है ओके, सर। बिल्कुल सर। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने देख लिए प्रयोग हो गए, प्रेक्षण। अब निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए, नील्स बोर ने कहा था यदि थॉमसन की बात अगर पूरी सही होगी तो मेरा कोई सा भी अल्फा कण सीधा नहीं निकलेगा, जितने भी कण मैं भेजूंगा सारे टकरा के वापस आएंगे। पहली बात इन्होंने कही थी कि थॉमसन की बात गलत हो गई। थॉमसन ने कहा था पूरा का पूरा परमाणु धनावेश होता है और अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं। यदि परमाणु धनावेशित है तो सारे के सारे अल्फा कण प्रतिकर्षित होकर और वापस लौट आने चाहिए। तो पहली बात तो उन्होंने कहा था कि थॉमसन का मॉडल गलत है। सबसे पहला स्टेटमेंट इन्होंने जारी किया कि थॉमसन ने जो बात कही है वो गलत है, पूरा का पूरा परमाणु धनावेशित नहीं होता। ये तो पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कही कि अधिकांश कण सीधे निकल गए। इसका अर्थ यह है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है, यानी कि खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, इस कारण मेरे अधिकतर अल्फा कण है वो सीधे निकल गए। तो दूसरा स्टेटमेंट इनका आ गया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। तीसरा इनका स्टेटमेंट था कि मेरे कुछ अल्फा कण का वापस लौट आना, ये तो ऐसा मानिए जैसे मैंने तोप का गोला दांगा और कागज से लौटकर टकराकर वापस लौट आया। तो बोले ये तो एक असंभव सी घटना है। फिर उन्होंने इसके लिए निष्कर्ष दिया कि परमाणु का पूरा धनावेश किसी एक सेंटर, एक भाग में केंद्रित है, किसी एक जगह इकट्ठा है, उसी से मेरा अल्फा कण टकरा के वापस आ सकता है, क्योंकि अल्फा कण भी हाई एनर्जी वाला पार्टिकल होता है। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं परमाणु के अंदर ऐसी जगह है जहां पर पूरे परमाणु का जो धनावेश है वो इकट्ठा है। तो उन्होंने उसका एक नाम दे दिया। उस नाम को आप लोग जानते हैं, क्या नाम है उसका, जहां पर परमाणु का धनावेश इकट्ठा रहता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो नाभिक की खोज करने वाले भी रदरफोर्ड थे। इसी प्रयोग से इन्होंने नाभिक की खोज की और बताया कि पूरा का पूरा धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। तो ये इनकी अगली लाइन हो गई थी। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो कण अपने रास्ते से भटके उसके पीछे कारण यह है कि जब वो कण सीधा जा रहा था, जब वो नाभिक के पास से होकर गुजरा तो नाभिक उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उसको धक्का देगा।
इस कारण वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा, यानी अपने रास्ते से दूर हट जाएगा। तो हमने जो प्रेक्षण दिखाई दिए तीन, उन तीनों की व्याख्या कर दी, निष्कर्ष दे दिया तीनों का। हाँ आप लोग एनालिसिस किए अपने ब्रेन में, आपके पास तीनों जो हमारे प्रेक्षण थे, तीनों के निष्कर्ष आ गए हैं या नहीं? हाँ सर, हो गए। यस सर। हो गया। ठीक है जी। तो इनको जो तीन प्रेक्षण दिखाई दिए, उन्होंने तीनों प्रेक्षणों पर अपनी बात कह दी। बोले परमाणु ऐसा होता है, इस कारण हमें ये तीन प्रेक्षण दिखाई दिए। अब परमाणु कैसा होता है अपने दिमाग के अंदर सोच के देखो। देखो सेंटर भाग में नाभिक, उसके बाहर का जगह खाली, और उन्होंने कहा था जो नेगेटिव पार्ट होते हैं वो खाली जगह में चक्कर लगाते हैं। उन्होंने कहा जो नेगेटिव पार्ट होता है वो खाली जगह में चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गया टोटल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसमें चार बातें हो गई। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पूरा का पूरा जो नाभिक धनावेश है वो परमाणु के केंद्र में इकट्ठा रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। ये हो गया हमारे पास परमाणु, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, वो हमारा क्लियर। ठीक है, यहां तक बेटा कोई दिक्कत? नो सर। तो ये जो हमारे पास जो प्रयोग आया वो था रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था। अब कुछ लोगों ने कहा कि चक्कर लगाते हैं साहब, ठीक है, मान लिया चक्कर लगाते हैं, लेकिन जब कोई पार्टिकल चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा लॉस होनी चाहिए। अगर कोई कण है वो गति कर रहा है तो गति में उसकी ऊर्जा खर्च होगी, और जब ऊर्जा खर्च होगी तो नाभिक उसको आकर्षित करेगा, क्योंकि नाभिक में पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है। तो उन्होंने कहा कि यदि इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो रहा है और नाभिक से आकर्षित है, तो धीरे धीरे चक्कर लगाता हुआ वो नाभिक के अंदर की तरफ जाना चाहिए, और एक समय ऐसा आना चाहिए कि नाभिक के अंदर वो इलेक्ट्रॉन समा जाएगा। जब नाभिक में इलेक्ट्रॉन समा जाएगा तो परमाणु का वजूद खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने रदरफोर्ड से पूछा था, आप ये बताइए कि परमाणु का वजूद क्यों है, क्यों परमाणु जिंदा रहता है? सारे इलेक्ट्रॉन वो नाभिक में समा जाने चाहिए थे, क्यों नहीं समाते? तो इन्होंने कहा भाई मुझे नहीं पता। काफी काम कर लिया, इतना काम भी बहुत होता है, ये हमने तो जरा सी देर में निष्कर्ष दे दिए, लेकिन इनको निष्कर्ष देने में पूरी जिंदगी गुजर गई इनकी। तो फिर लास्ट में जब इनको इस चीज का जवाब नहीं मिला तो दूसरे लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि रदरफोर्ड ने तो कुछ कहा ही नहीं और वो पूरी तरह से फेल है। नाभिक की खोज करने वाले रदरफोर्ड पहले भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे। तो काफी काम कर चुके थे परमाणु पर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये बात भी सही है, बस वो यही जवाब नहीं दे पाए थे कि चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक पे क्यों नहीं समा जाता। तो रदरफोर्ड की अगर कमी पूछ लें कि रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमी थी, तो सबसे बड़ी मेजर जो कमी थी जिसका जवाब रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, वो यही थी कि गतिशील इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हुआ नाभिक में नहीं समाता, इसका ये जवाब नहीं दे पाए। हाँ जी, अब बताइए, अब कंप्लीट है आपका ये जो मॉडल है, वो दिया गया था 1911 में। जी सर। कोई आपको सवाल, कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लो बेटा। नो सर। नो सर। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट मॉडल पर। जी सर। बस इतना ही रखना, ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो सारांश है वो टोटली मैंने आपको दे दिया। ठीक, जी सर। ऊपर एक लाइन लिखी है प्रयोग प्रेक्षण निष्कर्ष। ये लाइन इसीलिए लिखी है क्योंकि एक चरण होता है, और जितना भी हम काम करें कभी भी डेली लाइफ में कहीं भी हम काम करते हैं, काम जब करते हैं तो इसको फॉलो जरूर करें। रसायन विज्ञान केवल रसायन की किताब में या विज्ञान केवल विज्ञान की किताबों में नहीं होता, विज्ञान हमारी डेली लाइफ में होता है, और डेली लाइफ में होगा तो इन स्टेप को हम जहां भी फॉलो करेंगे तो हमारे जो निष्कर्ष होंगे, जो हमारा ब्रेन हमें आउटपुट देगा, वो शानदार होगा। और अगर आपने ये नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, प्रेक्षण नहीं लिए और सीधे निष्कर्ष पे निकाल दिया, तो आपके जो निष्कर्ष होते हैं वो लाजवाब नहीं होंगे, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो केवल साइंस को हम अपनी साइंस की परीक्षा के लिए या नौकरी के लिए या ऐसे नहीं पढ़ते, वो दरअसल लाइफ का एक पार्ट होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मॉडल पे चल रहे हैं। इसमें इन्होंने ये दिखा रखा है, इसको और देख लीजिए, ये निष्कर्ष वगैरह इन्होंने दिए हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि कुछ कण मुड़ गए, तो क्यों मुड़ गए? क्योंकि रास्ते में आप देख रहे हैं नाभिक रखा हुआ है, नाभिक से कुछ तो प्रतिकर्षित हो गए, कुछ टकरा के वापस हो गए, जो भाग खाली है उसमें से कण
सीधे निकल गए। ठीक, और कमी मैंने आपको बता दी, गतिशील इलेक्ट्रॉन का पथ छोटा होता हुआ नाभिक में जाना चाहिए, नाभिक में समा जाना चाहिए था, वो ऐसा नहीं हुआ। इसका जवाब नहीं दे पाए रदरफोर्ड। उसके बाद है बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर। देखिए, सबसे पहली बात, इन्हें 1922 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। नोबेल पुरस्कार मिला था परमाणु मॉडल के लिए। दूसरी चीज, परमाणु मॉडल इन्होंने दिया था 1913 में, और जब मॉडल अच्छी तरह से सक्सेस हुआ, इसका एप्लीकेशन होने लगा, तो इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला इसके लिए। उसके बाद इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी, जनरल जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है इसके लिए आप लोग रख लीजिएगा। द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक का नाम है जो इन्होंने लिखी, द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बुक इन्होंने लिखी थी द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, और तीसरी बुक है वो है एटॉमिक थ्योरी। तो 3 किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी जो आपकी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए हैं, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1922 में। इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था 1913 में। तो ये तो इनकी सामान्य जानकारी हो गई। अब बात करते हैं मॉडल क्या था। मॉडल आपके सामने है। सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पर देखी है वो उस कमी से शुरू हुई जो कमी रदरफोर्ड के मॉडल में रह गई। वो ये थी, इन्होंने कहा था जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो वृत्ताकार पथ पर लगाते हैं, यानी वो पथ होता है वो वृत्ताकार होता है और निश्चित होता है, यानी कि ना तो इलेक्ट्रॉन इस पथ से ऊपर जाएगा ना इलेक्ट्रॉन इस पथ से नीचे जाएगा। इस पथ की एक निश्चित ऊर्जा होती है, इस पथ की एक निश्चित ऊर्जा होती है, उस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, कम होती ना ही बढ़ती। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना ही कम होती है ना ही बढ़ती है, और निश्चित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पहली बात। अब सवाल आया कि साहब क्यों नहीं घटती और क्यों नहीं बढ़ती? तो जवाब इन्होंने दिया था कि अंदर की तरफ जो स्थिर विद्युत आकर्षण है, स्थिर विद्युत आकर्षण का मतलब धनावेश और ऋणावेश के बीच में जो आकर्षण है, वह आकर्षण गति के कारण लगने वाले अपकेंद्रीय बल, यानी कि जो mv²/r² r होता है, जो अभिकेंद्रीय बल होता है, बाहर की तरफ गति के कारण बाहर की तरफ बल लगेगा। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे गाय हम ले लेते हैं, गाय और खूंटे से बांध देते हैं रस्सी से, और गाय को डंडा मार देते हैं, तो गाय क्या करेगी, कहाँ भागेगी? बताइए, आप लोग सोच के बताइए, गाय कहाँ भागेगी मैक्सिमम? सर्कुलर पाथ पे सर। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे। ओके ओके ओके। हमने देखा कि हमने गाय को खूंटे से बांध दिया और डंडा मार दिया, तो गाय मैक्सिमम अपना फोर्स लगाएगी, और फोर्स जो मैक्सिमम लगाएगी और जब वो गति करेगी तो एक सर्कुलर पाथ बनेगा। उस सर्कुलर पाथ पर अगर आप उसके जो फोर्स है उसको मेजर करें, तो एक फोर्स तो रस्सी में लगता है खूंटे की तरफ, यानी रस्सी गाय को खूंटे की ओर खींचती है, और दूसरा गाय बल लगाती है बाहर की ओर, भागने वाला बल, उसको अपकेंद्रीय बल कहेंगे। केंद्र के अपोजिट में जो बल लगता है वो अपकेंद्रीय बल, और सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है वो अभिकेंद्रीय बल। तो दोनों बल वहां पर कार्य कर रहे हैं, अपकेंद्रीय बल भी कार्य कर रहा है और अभिकेंद्रीय बल भी कार्य कर रहा है, तो दोनों फोर्स हो गए वहां पर। तो इन्होंने कहा था कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, सेम कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन के पास अपनी एनर्जी, उससे वो भाग जाना चाहता है और नाभिक उसे खींचना चाहता है। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल बराबर हुए, जब बराबर होते हैं तो ना तो इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा ना इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। क्लियर हुआ? जी सर। जी सर। अंदर की तरफ लगने वाला अभिकेंद्रीय बल और बाहर की तरफ लगने वाला अपकेंद्रीय बल बराबर होते हैं तो संतुलित बल हो जाता है इलेक्ट्रॉन पर, जैसे गाय पर संतुलित बल हो गया था। अच्छा, अब गाय पर एक प्रयोग और कर लेते हैं। गाय को हम क्या दे देते हैं? गाय की रस्सी काट देते हैं, यानी कि जो अभिकेंद्रीय बल है उससे मुक्त कर देते हैं, तो गाय बाहर भाग जाएगी। और यदि अभिकेंद्रीय बल का मान बढ़ा दें,
जैसे एक आदमी भी बीच में खड़ा हो जाता है, खूंटे से तो गाय बंधी ही है, और आदमी भी उसे अंदर की तरफ खींचता है, मतलब एक और बल उस पर लग जाता है अंदर की ओर, तो गाय फिर अंदर चक्कर लगाएगी। लेकिन जब वो कोई और प्रभाव नहीं है, ना तो रस्सी को काट रहे ना आदमी खींच रहा, तो उसका एक वृत्ताकार पथ बन जाता है। सेम पथ बन जाते हैं इलेक्ट्रॉनों के, जितनी ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ऊर्जा वाले वो पथ बना लेते हैं। तो आप नीचे एक डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में एक गोला है, गोले के चारों ओर वृत्ताकार रेखा है, वृत्ताकार पथ है। तो यही जो पथ है, बोर ने कहा था कि इन्हीं पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। क्लियर हुआ आपको? यस सर। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, मैंने कुछ YouTube वीडियो आपको डाले थे परमाणु संरचना से संबंधित, किसने पढ़े हैं? मैंने। हाँ, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। जिन्होंने नहीं पढ़े हैं बेटा, वो उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि परमाणु काफी ज्यादा ब्रॉड होता है और इसको जब ठीक में नहीं समझ में आता तो आगे की चीजें, जैसे मैं अभी रासायनिक सूत्र और रासायनिक समीकरणों की बात करूंगा, तो वहां पर आप गोल गोल चक्कर लगाओगे। इससे अच्छा ये है कि इसको एक बार समझ लेना है, एटम को समझ लेना। मैं एक बार और आज लिंक भेज दूंगा आप लोगों को, उसको एक बार ठीक से बैठ के शांति से समझ लेना। कोई डाउट आए तो मुझे पूछ लेना, ये फोन करके पूछ लेना या कैसे भी मैसेज करके पूछ लेना, डाउट्स पूछ लेना, उसको क्लियर कर लेना पहले परमाणु को, तब जाके आप अणु को, अणु सूत्र, रासायनिक समीकरण, तब जाके आगे आपको समझ में आएगा। आपके सिलेबस में बड़ा दे रखा है, रासायनिक समीकरण तक ही दे रखा है एक यूनिट में, तो उसके लिए परमाणु को पहले समझना होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमने एक बात देख ली, और एक चीज और देख रहे हैं कि जो n बराबर मैक्सिमम 7 है, ये जो वृत्ताकार पथ है इनको कोष कहा है, आप लोगों ने देखा होगा, तो इनको कोष कहते हैं, सेल, कोष या सेल। तो जो कोष है, इन कोष में क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, और मैक्सिमम 7 होते हैं। ये मैंने उस वीडियो में क्लियर किया कैसे 7 होते हैं, क्या पोजीशन है, तो मैक्सिमम 7 हो गए। उसके बाद बात कर रहे हैं इनके जो नियम है उनकी। अच्छा, एक चीज और, पूरा का पूरा परमाणु वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार आपको दिखाई दे रहा है कि गोलाकार? नील्स बोर के अकॉर्डिंग परमाणु कैसा होगा, वृत्ताकार या गोलाकार? गोलाकार होगा सर। वृत्ताकार। हाँ बेटा, गोलाकार। गोलाकार। देखो, जिन लोगों ने पढ़ा है वो बता देंगे गोलाकार। ऊपर वैसे गोला मैंने बनाया हुआ भी है। बहुत सारे वृत्तों को जब 3D में आप जोड़ेंगे, एक वृत्त तो है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में घूम रहा है, गोला वृत्त बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन वाई डायरेक्शन में वृत्त बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जेड डायरेक्शन में वृत्त बना रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन एक्स वाई डायरेक्शन में वृत्त बना। जब बहुत सारे वृत्त अलग अलग डायरेक्शन में बनेंगे, तो आपके सामने जो ऊपर दिखाई दे रहा है गोला, वो आकृति बन जाती है। इसीलिए परमाणु को गोल कहते हैं। वृत्त जो पथ है वो तो वृत्ताकार है, पथ वृत्ताकार है, लेकिन परमाणु गोल है। और गोल क्यों है? क्योंकि अलग अलग जो डायरेक्शन होती है उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर हुआ बेटा? सर क्लियर है। जी सर। परमाणु की आकृति गोल होती है और पथ है वो Yes. वृत्ताकार होती है। यस उसके बाद है, इन्होंने अगली बात कही थी, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। यहाँ पर हमें ये रटना पड़ रही है बात, जो वीडियो है उसमें हमने इसको सॉल्व किया है कि किस तरीके से 2n² हो जाती है। याद है आप लोगों को? देखा है आप लोगों ने, किसी ने इस कॉन्सेप्ट को देखा है कि किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² क्यों होते हैं? इसको देखा है किसी ने? सर अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालते हैं तो खुद निकल के आ जाती है, बाद के 2n² नंबर्स होते हैं। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से 2n² कभी नहीं निकलेगा। यह निकलता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, जब उसके अंदर कोष, उपकोष और कक्षकों की बात करते हैं। यस सर, वो Yes, sir. क्वांटम नंबर से रिलेटेड है कि मैक्सिमम नंबर यस सर, क्वांटम नंबर से रिलेटेड सबसेल। हाँ, क्वांटम नंबर से रिलेटेड है। जब यस हम सर। कोष, उपकोष, कक्षक के अंदर जाते हैं और जब ये कहते हैं कक्षक में अधिकतम 2 होते हैं, तब जाके हम निकाल पाते हैं कि कक्षक में 2 हैं तो कोष में कितने होंगे। क्योंकि हम किसी कोष में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, सब सेल्स, ये सारा हम कैलकुलेट करते हैं स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारे पास निकल के आता है कि किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2n² हो सकती है। ठीक, क्लियर? जी सर। तो आप रटना चाहे रट ले 2n², और समझना चाहे तो समझ सकते हैं, आपके पास दोनों विकल्प।
उसके बाद है सबसे बाहरी जो कोष है, सबसे बाहरी कोष है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। ये निकल के आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उससे ये क्लियर हो जाता है कि किसी भी परमाणु को आप ले लीजिए, आवर्त सारणी में लगभग 114 एलिमेंट हैं, किसी भी एलिमेंट को आप ले लीजिए, उसके बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस किया, तो आप लोग एक बार और देख के किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा। अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा निकले तो मुझे जरूर बताइएगा। कोई ऐसा है तो नहीं एग्जाम्पल आपके दिमाग में? कोई स्टूडेंट ये तो नहीं कह सकता कि साहब ऐसा नहीं, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है किसी के माइंड में? हो तो मुझे बताएं। नहीं सर, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स जो मुझे रिप्लाई नहीं दे रहे हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखें। केमिस्ट्री है, थोड़ी सी अपने आप में जटिल लोग मानते हैं इसे, तो अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे तुरंत रोक कर पूछ लेना, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। क्योंकि कई बार मिसकॉन्सेप्ट जो बन जाते हैं वो लंबे चलते हैं, तो अगर कोई मिसकॉन्सेप्ट हो तो मुझे पूछ ले, ठीक है? तो किसी भी परमाणु के बाहरी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। उसके बाद है जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस कोष में जाता है जिस कोष की एनर्जी सबसे कम है। अब बताइए, आपके सामने ये n बराबर 7 यानी 7 कोष है एक परमाणु में, सबसे कम ऊर्जा किस कोष की होगी? आप लोग देख के बताइए डायग्राम। N1 की सबसे कम एनर्जी है वो फर्स्ट n बराबर 1 के लिए, n इक्वल n टू बराबर 1 1 के लिए। ओके बेटा, आंसर आपका सही है, आंसर आप लोगों का सही है। n बराबर 1 की एनर्जी सबसे कम होगी। अब मैं जानना चाहूंगा कारण, ऐसा क्यों हुआ? n बराबर 2 की कम क्यों नहीं थी? n बराबर 7 की कम क्यों नहीं थी? क्योंकि साइज में हमें छोटा है सर, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं सर, साइज छोटा होता है बस। नहीं बेटा, तो साइज का एनर्जी पर कोई रिलेशन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एनर्जी से कोई रिलेशन? सर जब हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आल्फा प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रॉनों को फिलिंग करते हैं वो लोअर बैंड। अफवाहों का नाम आपने लिया है, अफवाहों का ठीक है नाम। अफवाहों ने कहा था कि n+l का नाम आपने लिया, सब ओके, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पर l तो आया नहीं है, हम तो n ही पढ़ रहे हैं। चलो n से भी हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट और दे रहा हूँ इसके साथ ही, क्योंकि आप इतना डिटेल में जाएंगे इसके साथ में एक सामान्य बात और होती है, वो यह है कि जो आकर्षण के नजदीक होगा, जो आकर्षण के प्रभाव में होगा, उसकी एनर्जी कम होगी। इसका एक सबसे जो बड़ा कारण n+l का नियम इसीलिए दिया गया था बाद में, क्योंकि फर्स्ट जो कोष है वो नाभिक के नजदीक है, इसीलिए फर्स्ट कोष की एनर्जी कम हुई। और n+l ने तो सिर्फ इसको समझाया कि फर्स्ट की एनर्जी कम है, लेकिन कम क्यों है? n+l से कम नहीं है, n+l तो उसकी व्याख्या करता है कि कम क्यों है। कम होने के पीछे कारण है क्योंकि वो नाभिक के नजदीक है, और नाभिक के नजदीक है तो ऊर्जा को नाभिक घटा देगा, उसको बांधे रखेगा। देखिए, जब हम पिताजी के बिल्कुल करीब रहते हैं, बगल में कमरा होता है और पिताजी के बगल में ही मान लीजिए पिताजी वाले कमरे में सो रहे हैं तो हमारी एनर्जी कम होगी, और पिताजी के पास वाले कमरे में सो रहे हैं तो एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। और अगर पिताजी वाले शहर में रह रहे हैं तो रात को नहीं घूमेंगे, क्योंकि पिताजी कभी कभी रात में चक्कर मार जाते हैं, तो एनर्जी थोड़ी सी तो ज्यादा होगी, लेकिन पिताजी से प्रभावित है। और दूसरे शहर में गए तो एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, रात को भी बाइक से घूमते हैं। कारण क्या था? सभी कंडीशन का कारण क्या था? नाभिक का नियंत्रण। तो जैसे जैसे जितना ज्यादा नियंत्रण में हम लोग रहते हैं, प्रकृति के अंदर, मैं आपका एग्जाम्पल नहीं दे रहा, प्रकृति के अंदर हर जीव, सजीव निर्जीव का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो जितने फोर्स में रहती है, जितने आकर्षण में रहती है, उसकी एनर्जी उतनी ही कम होती है। जितने बॉन्डिंग में रहेगी एनर्जी उतनी कम रहेगी, और बॉन्डिंग फोर्स ये जितने कम है उस सिस्टम की एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। अब आपको क्लियर हुआ होगा कि n+l का नियम यह एक्सप्लेन करता है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है
किसकी कम है, लेकिन कारण क्या है, एनर्जी कम और ज्यादा का कारण है तो वो है न्यूक्लियस के नजदीक रहना या न्यूक्लियस से दूर रहना। आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे फिर सवाल पूछो। मैं कह रहा हूं मिसकॉन्सेप्ट कोई नहीं होना चाहिए माइंड में। क्लियर है। जी सर क्लियर है। ओके बेटा, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कोष में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है, तो आप सीधा सा समझ लो, पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जो नाभिक के पास है। जब नाभिक के पास वाला भर जाएगा तब वो जाएगा दूसरे में, दूसरा भर जाएगा तब जाएगा तीसरे में, यानी कि ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉन भरने लगता है। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। जी सर। ठीक है, तो देखिए मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं। इनका कहना सबसे जो इम्पोर्टेंट बात जो इन्होंने कही थी, जो दूसरे लोगों ने नहीं कही थी, उस पर फोकस करते हैं। वो बात यही थी कि इन्होंने वृत्ताकार कक्षाओं का वजूद बताया। बोले इलेक्ट्रॉन है वो स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, और इसी लाइन के लिए इनको नोबेल मिल गया। कितनी अच्छी बात है। बाकी बातें तो सेम है, नाभिक होता है, नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, बाकी सारा सेम है। अब इसी की व्याख्या इन्होंने कर दी थी टोटल, कि भाई ऐसा क्यों होता है कि स्थायी वृत्ताकार कक्षाएं होती है और इलेक्ट्रॉन उससे बाहर और अंदर नहीं जाता। इसका इन्होंने डिटेल व्याख्या की, उसी को इनके मॉडल में प्रधानता दी गई है। बाकी बातें इन्होंने रिपीट की थी क्योंकि बाकी बातें दूसरे लोगों की सच थी। तो देखिए पहला व्याख्या में मैंने आपको बता दिया कि अभिकेंद्रीय बल, इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल का मान बराबर होता है। ये तो पहली व्याख्या थी। दूसरी व्याख्या थी इसका जो कोणीय संवेग होता है वो निश्चित होता है NH/2π। कोणीय संवेग जो ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं तो इसका जो कोणीय संवेग निकालते हैं वो होता है NH/2π, यानी कि वो उसको हम कहते हैं क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब फिक्स वैल्यू होती है। n का मान 1 रख दोगे तो पूरे कोष की एनर्जी वो कोणीय संवेग वो एक ही रहेगा। तो इन्होंने कहा था कि इसको जब कोणीय संवेग 1 है तो इसका मतलब उसकी एनर्जी सेम हो गई, और एनर्जी सेम है तो वो अपने स्थायी वृत्ताकार पथ पर घूमते। ठीक है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। 3 मॉडल हो गए हमारे पास। थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। आपको कुछ पूछना हो तो बेटा तीनों मॉडल में मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नहीं सर एक क्वेश्चन है बेटा पूछो। सर, जो आपने बताया था ये अभिकेंद्र बल अपकेंद्र बल सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के बारे में, तो सर इसके बारे में तो उन्होंने रदरफोर्ड ने भी कहा था इस चीज को कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की वजह से इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहते हैं। कैसे करेंगे बेटा? आप आज कट रही, थोड़ा सा फिर से बताएं क्या कहा आपने। रदरफोर्ड ने क्या बता दिया था? सर रदरफोर्ड ने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की बात की थी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर बात की थी तो इसका मतलब यह है कि उसको एक्सप्लेन ही कर दिया उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं समाते इसके अंदर। नहीं सर, देखिए जैसे गाय खूंटे में बंधी हुई जैसे घूम रही है, आपने बताया, तो सर अब केंद्र बल तो लग रहा है और अपने एनर्जी की वजह से वो घूम रही है, तो भले ही अब केंद्र बल लग रहे हैं, लेकिन अगर गाय घूमेगी तो एनर्जी लॉस तो करेगी ही सर, हमेशा तो घूमती नहीं रहेगी। एनर्जी लॉस करेगा? हाँ सर, क्योंकि अपनी एनर्जी से तो वो घूम रही है। अगर अब केंद्र बल लग रहा है जो सेंट्रीफ्यूगल उसे बाहर ले जा रहा है, तो उसकी एनर्जी की वजह से ही है। अच्छा एक काम कीजिए बेटा, एनसीईआरटी में क्या लिखा है उसको एक बार बोल के सुना दीजिए मुझे। ये सर, लिखा होगा मैं- कि अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल बराबर वो लग रहे हैं, लेकिन बराबर नहीं लिखा होगा। और लिखा है तो आप मुझे पढ़ के सुना दीजिए लाइन लेकर, जिससे मैं भी उसको देखूं फिर जाके करता। मैंने किसी बुक में ये नहीं देखा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल का मान बराबर होता है, ऐसा रदरफोर्ड। अगर रदरफोर्ड ऐसा कह देते तो वो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। उनकी लिमिटेशन ही यही थी कि वो ऐसा नहीं कहे थे। लेकिन अगर कहा है और आपके पास बुक है तो आप अभी मुझे पढ़ के सुना दीजिए, और अभी नहीं हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है सर, बाद में देखते हैं। और सर इन्होंने वो स्टेबल एनर्जी लेवल्स की बात की थी, क्योंकि एनर्जी लेवल्स जो होती हैं जिनमें इनकी एनर्जी बराबर बनी रहती है और एनर्जी लॉस नहीं करती, तो वैसे सारी न्यूक्लियस में नहीं जाती है। किसने कहा था ये तो बोर ने कहा था ना सर। हाँ ये बोर का था, बोर ने तो यही कहा। बोर का यही कहना था, बोर की यही रिसर्च थी कि एनर्जी जो कोष होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है,
इलेक्ट्रॉन उससे ना तो कम एनर्जी का होता ना अधिक एनर्जी, जितनी एनर्जी कोर्स की होगी उसी एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगे। और सर ठीक इसके है, एनर्जी और लॉस, कोई सवाल आप लोगों का? सर इसी एनर्जी लॉस को रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था ना। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने सर यही एनर्जी लॉस के बारे में नहीं बता पाया, जैसे इन्होंने बता दिया कि एनर्जी लॉस नहीं करते हैं, वो यही चीज शायद नहीं समझा पाए थे कि एनर्जी लॉस नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने तो मतलब जो एक्सेप्शन आया था वो एनर्जी लॉस की वजह से ही आया था। बेटा जब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल बराबर हो जाएंगे तब तो वो लॉस नहीं करेगा, लेकिन अगर बराबर नहीं है फिर तो वो लॉस करेगा ही करेगा। यस सर। यहाँ पर उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा। बराबर का मतलब फोर्स है वो बैलेंस हो गए, इसका मतलब टोटल फोर्स उस पर 0 है। जब फोर्स ही 0 है तो फिर एनर्जी लॉस क्यों करेगा? नहीं करेगा सर। आप एक बार और से फिर से, मैं या तो चाहूंगा आप अपनी पूरी लाइन को दोहराएं एनसीईआरटी के को, या फिर मैं चाहूंगा आप उसको एक बार फिर से पढ़ें। अगर ऐसा लिखा है कि दोनों के मान बराबर होते हैं तो आप मुझे सेंड कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कस करें। ओके, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। आगे चलें फिर। चलिए सर। ठीक, जी सर। उसके बाद नेक्स्ट है, तो हमारे पास 3 मॉडल हो गए थे, हमने देख लिए तीनों का। आपके पास जो निष्कर्ष है वो आपके सामने था, और डिटेल स्टडी आप लोग कर लीजिएगा, कोई समस्या मुझे पूछ लेना। उसके बाद नेक्स्ट है वैलेंसी या संयोजकता। तो देखिए हमने अभी देखा था कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। सहमत हैं? यस सर। यस सर। और इसे अष्टक कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है इसे अष्टक कहते हैं। अब कुछ परमाणु, अब मैंने अधिकतम कही है, ऐसा नहीं कहा कि सभी परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन के होते हैं, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा था अधिकतम 8 होती है, तो कम से कम क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 हो सकती है, और अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। मेरी लाइन को आपने समझ लिया मैंने क्या बोला है? किसी परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 to 8 होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 8 होती है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक परमाणु चाहता है कि मेरे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर ऐसा होगा तो उस परमाणु का स्थायित्व मैक्सिमम होगा। तो हर एक क्रिया आप लोग जो क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन बैठकर, ये क्यों ले रहे हैं? क्यों ले रहे हैं भाई? स्टेक पुराना ही है। हाँ, नॉलेज हो जाए, कुछ काम बन जाए, कुछ परीक्षा पास कर ले ना, नौकरी वोकरी मिल जाए। तो मूल कारण देखोगे तो आता है स्टेबिलिटी, नौकरी, अच्छा जीवन। इसके लिए आप क्रिया कर रहे हैं। ऐसा मत सोचो प्रिंसिपल सर के डर के हमारे क्लास ले रहे, ऐसा नहीं है। इसका मूल कारण है कि आप लोग अपने स्थायित्व के लिए क्रिया कर रहे हैं। तो इस नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी क्रिया हो रही है सारी स्टेबिलिटी के लिए होती है। ये जो हवा चल रही है ये भी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है। जब इसका प्रेशर दोनों ओर बराबर हो जाती है ये भी बहना बंद कर देती है, यानी जब ये स्टेबल हो जाती है तब ये भी नहीं क्रिया करती। बिजली चल रही है वो स्टेबिलिटी के लिए चल रही है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो यहाँ पर इस नेचर में जो भी मूवमेंट है, प्रकृति गतिशील है, तो इसके पीछे कारण ये है कि प्रकृति के अंदर सब कुछ अस्थायी है। और कहाँ भाग रहे हैं? स्टेबिलिटी की ओर भाग रहे हैं। मैं क्लास ले रहा हूं तो इसलिए नहीं कि भाई मेरे को क्लास लेनी है, मेरे को नौकरी लगी इसलिए क्लास लेनी है, नहीं, स्टेबिलिटी के लिए। अगर मैं क्लास नहीं लूंगा तो मेरा स्थायित्व कमजोर होगा, और मैं क्लास लूंगा, सबसे अच्छी क्लास लूंगा तो मेरी स्टेबिलिटी और बढ़ेगी। तो मैं भी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा हूं। तो सब पदार्थ स्टेबिलिटी के लिए क्रिया करते हैं। सेम कंडीशन है रसायनों के लिए और पदार्थों के लिए।
पदार्थ में जितने भी पदार्थ हैं जो क्रिया करते हैं, जिनको आप रासायनिक क्रिया कहते हैं, उसके पीछे कारण है उस पदार्थ की स्टेबिलिटी। जो क्रिया कारक है उससे उत्पाद ज्यादा स्थायी होता है। जो क्रिया कारक है उससे उत्पाद ज्यादा स्थायी होता है, इस कारण रासायनिक क्रियाएं होती हैं। समझ में आया? रसायन क्रिया क्यों कर, उनसे कौन कहता है भाई क्रिया करो? उनकी कौन सी नौकरी लगनी है जो वो क्रिया करेंगे? उनको कौन सा आप डंडा मार लोगे कि वो क्रिया कर लेगा? वो क्रिया क्यों करते हैं? अभी सवाल आया दिमाग में, भाई पदार्थ क्रिया क्यों कर लेते हैं? क्योंकि पदार्थ जो होते हैं वो पदार्थ जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जब उनको लगता है कि जब ए को लगता है कि मैं बी के साथ में मिलकर सी बना लूंगा और सी मेरे से ज्यादा स्टेबल है, तो वो सी बनाएगा, क्रिया करेगा और सी बनाएगा। और इसी को रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। आपके टॉपिक में है रासायनिक क्रिया, मैं चर्चा करूंगा आगे चल के। लेकिन रासायनिक क्रियाएं क्यों होती हैं? स्टेबिलिटी के लिए होती है। तो एटम चाहता है कि मेरे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, चाहे वो कैसे भी हो जाएं भैया, वो चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है? इसके लिए वो कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जैसे मान लीजिए उसका अंदर वाले कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। अंदर वाले में मतलब सेकंड लास्ट में 8 और लास्ट वाले में 1, तो वो क्या करेगा? वो क्या करना चाहेगा? त्यागना बॉन्ड चाहेगा। बनाएगा, एक त्याग देकर, देगा एक सर। इलेक्ट्रॉन देगा, त्याग देगा डोनेट नहीं तो करेगा। दो हो जाएंगे। सर। वो बॉन्डिंग कर लेगा दूसरे त्याग कर देगा परमाणु सर। के साथ। बॉन्ड कर लेगा बेटा, 2 हो जाएंगे। बॉन्ड बनते तो एक उससे ले लेगा, 2 हो जाएंगे। बॉन्ड नहीं सर, वो बनाएगा। एक- सर डोनेट करेगा, डोनेट करके पॉजिटिव आयन बना लेगा सर, एक कैटन बना लेगा। ये ठीक है, ये ठीक है, डोनेट कर देगा, जी अपना इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। अब जो कि बाहरी कोश में 1 था वो उसने दे दिया, तो अब बाहरी कोश तो खत्म हो गया। अब बाहरी कोश कौन सा बन गया? सेकंड लास्ट। जी, सेकंड एक लास्ट वाला। क्या हो गया? वो Yes, आउटर sir. हो गया। सेकंड लास्ट आउटर हो गया, तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसका जो था प्रयास वो सफल हुआ कि बाहरी कोश में 8। इसीलिए सोडियम हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है। सोडियम Na+ क्यों बनाता है? सोडियम Na+ Yes, sir. इसीलिए बनाता है क्योंकि Na+ के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए सोडियम हमेशा अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन जी। किसी को भी दे देता, भैया इलेक्ट्रॉन ले जाओ, मुझे दिक्कत कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक ये कई बार घर में ऐसा आदमी होता है ना पागल, घर वाले क्या सोचते हैं, यार इससे अच्छा तो ये कहीं भाग जाए घर से, तो इसको पकड़ के ले जाए, पुलिस पकड़ के ले जाए, तो जो बचेंगे अंदर वाले वो सब बढ़िया है। तो ऐसे ही उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन सरदर्द है। अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Na जो प्लस है वो ज्यादा स्टेबल है। किससे? Na से। तो हमेशा जो सोडियम परमाणु है वो रहना चाहता है Na+ कंडीशन। ठीक है, तो अब डेफिनेशन ऐसे ही हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों को देना नहीं चाहेगा, भाई ले जाओ दोनों इलेक्ट्रॉन, तो आउटर सेल में 8 हो जाएंगे। तो कैल्शियम हमेशा +2 आयन बनाता है। कैल्शियम हमेशा +2 आयन बनाएगा। इसी तरह से आप बात कर रहे हैं फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये मैंने बना रखे हैं सारे, ये मैंने बना रखे हैं। 7 है सर, 7। ओके बेटा, स्क्रीन पर आप देखते रहना, 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या चाहेगा? इसके लिए कौन सा काम ग्रहण आसान होगा? करना, ग्रहण करना। ग्रहण करेगा ये। ओके बेटा, इसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दे या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तब देना तब इसके कठिन पास है। जो काम आसान होगा उस काम को करेगा। 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना परमाणु के लिए खतरे से खाली हो सकता ना हो, इसीलिए वो क्या करेगा? यहाँ पर आसान काम है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनाएगा? F- बनेगा। यस सर। तो क्लोरीन हमेशा F- बनाता है, न कि -2। कभी -2 चार्ज नहीं होता फ्लोरीन पर, हमेशा -1 चार्ज होता है। यस सर। तो कारण क्या था? कारण था इलेक्ट्रॉन का ले लेना, 1 इलेक्ट्रॉन का ही ले लेना। 2 इलेक्ट्रॉन ये नहीं लेता, नहीं तो -2 चार्ज आ जाता। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं जो ऊपर लिखा है। किसी परमाणु द्वारा अपने बाह्य कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए मुक्त या ग्रहण
या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता कहलाती है। मैंने किसी किताब से नहीं लिखा बेटा, न किसी किताब में लिखा होगा, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन यही है। ठीक है क्या, सहमत हो? जी सर, जी Yes, सर, sir. एकदम परफेक्ट है। आप कहीं पर भी लागू कर देना, किसी भी मॉलिक्यूल पर लागू कर देना, किताब की कोई डेफिनेशन लागू नहीं होती है, जबरदस्ती लागू करानी पड़ती है, नहीं भाई लागू कर लो। तो जरूरी थोड़ी हम किताब की भाषा ही बोले, हम अपना भी तो लिख सकते हैं, हमने अपना लिखा है। यस सर। जी सर, ठीक है, और कहीं फेल नहीं होगा, लाइन हमारी कहीं फेल नहीं होगी, जहां लगाओगे वहां हो जाएगी। यस सर। ठीक है बेटा, तो अब बात कर रहे हैं, ये संयोजकता हो गई। संयोजकता आप देखें आवर्त सारणी का, यदि दूसरा आवर्त, बेटा मेरे एक बात को मानना, केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मैं कह चुका हूँ, एक्स्ट्रा वो मटेरियल है आपके पास, उसको अपने पास जरूर रखना है ना, उसको मत खोने देना, वो आपको हेल्प करेगा हर टॉपिक पे। जहां पर भी हम पढ़ने बैठेंगे तो उसको वो फालतू नहीं है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए, अब हम अगर आवर्त सारणी को देखें तो एक आवर्त में ये हमारा पहला परमाणु हो गया, मान लीजिए सेकंड आवर्त की बात कर लेते हैं, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन यानी BCNOF, ये परमाणु हो गए सारे। संयोजकता को देखें तो ऊपर वाला जो दूसरा आवर्त है उसमें देखिए, पहले वाले की 1 संयोजकता, दूसरे वाले की 2 संयोजकता, तीसरे वाले की 3 संयोजकता, चौथे वाले की 4। ठीक है क्या, 4 चारों परमाणुओं को देख लीजिए लाइन से 1 से 4 तक। ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो दे देगा या चारों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 8 हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। अब उसके आगे चले तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोष में से 5 को छोड़ने की जगह 3 ले लेना आसान है भाई। बराबर थे तब दिक्कत नहीं थी, बराबर में तो देना लेना एक सी बात है, या तो 4 दे दे या 4 ले ले, तो उसमें तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। लेकिन जहां 5 हो गए तो आसान काम तो ये है कि 5 देने की जगह 3 ले लेगा, तो 1 2 3 4 तक तो बढ़ी। उसके बाद क्या रहेगी, 3, फिर देखिए 2, फिर देखिए 1, फिर होगी 0। जो अक्रिय गैस है उनके बाहरी कोष में 8 है, ना तो वो देना चाहेगा ना वो लेना चाहेगा, तो उसकी क्या हो जाएगी, 0। तो अब हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर देखा जाए एक आवर्त के अंदर संयोजकता को, तो +1 यानी 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। सहमत है? जी सर, ये तो कार्बन के Yes, साथ sir. एक छोटा। यस सर। हाँ, तो कार्बन वाला वर्ग है वो +4 भी बनाता है और -4 भी बनाता है बेटा। यस सर। तो हम तो अच्छे निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। अब हम संयोजकता को रटने की जरूरत नहीं है, हमें वर्ग मालूम है, इस वर्ग कितनी संयोजकता है, दूसरे कितनी है, तीसरे कितनी है, और किसी भी तत्व की हम संयोजकता को बता सकते हैं यदि हमें आवर्त सारणी याद है तो। और आवर्त सारणी को याद कर लेना है, आज ही कर लेना है। मैंने ट्रिक भेजी है आवर्त सारणी के लिए आप लोगों को, किस ट्रिक से आवर्त सारणी याद कर लेनी है। आपके सिलेबस में पूरी आवर्त सारणी है, पूरी आवर्त सारणी है और आवर्त सारणी का एप्लीकेशन है, इसलिए आवर्त सारणी को पूरी को आज ही बना के सीख लेना। आज ही मैं लिंक शेयर करूंगा, आज ही बना के आवर्त सारणी को पूरी को रट डालना। कर लोगे? जी सर, हो जाएगा। कौन नहीं करेगा भाई, सब कर लोगे? जी सर। कर लेंगे सर, कर लेंगे। सर हो जाएगा। यस सर। तो उसके बाद बेटा फिर हम गुणों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसको समझ लिया, आगे बढ़े। यस यस सर। ओके ओके बेटा, यस नेक्स्ट सर। टॉपिक हमारे पास वो है परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बताइए, आज ही क्लियर करें या कल के ऊपर छोड़े? कल सर, कल सर, कल हो क्लास गया है। सर, ज्यादा नेक्स्ट ठीक है क्लास में बेटा, ठीक है। सर, आज कल का रखिए। आपका इतना ही, यही क्लास लीव कर रहे हैं हम लोग। दीक्षा आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा। दीक्षा रिकॉर्डिंग बंद